दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैंकों से संबंधित टॉपिक पर बात करेंगे, जिसकी चर्चा आप नियमित रूप से अखबारों और टीवी पर देखते हैं। वो है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। तो एनपीए होता क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो जब बैंक किसी व्यक्ति को लोन देती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोन लेने वाला व्यक्ति बैंक को रेगुलर पेमेंट नहीं कर पाता। फिर बैंक उसे एक नोटिस भेजती है कि भाई तुम अपना देख लो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। फिर भी वह आदमी पेमेंट नहीं कर पाता या कर पाता है। अब उसके खिलाफ बैंक ने क्या एक्शन लिया वो बैंक ही जाने। पर हम एनपीए की बात करने वाले हैं, इसलिए एनपीए की बात करेंगे जब वह आदमी पैसे को बैंक को पैसे या इंटरेस्ट चुकाने में नाकामयाब हो जाता है, तो बैंक उस लोन को एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और बैड लोन करार दे देती है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भारत में अभी के डेट में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा एनपीए है। इसमें चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल क्या है। 90s के पहले बैंक को बैड लोन्स को रिकवर करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर लोन लेने वाले बैंकों की कुछ प्रतिक्रिया आए उससे पहले से ही उल्टा बैंकों पर केस कर देते थे कि मेरे खिलाफ ना इंसाफ़ी हुई है, गलत इन्फॉर्मेशन बताकर लोन दिया गया, आदि आदि। और ये केसेस सिविल कोर्ट में चलते चलते तारीख पे तारीख रहती थी और लंबे चल जाते थे। इसलिए 1993 में सरकार ने एनपीए मैटर्स को डील करने के लिए डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की। अब बोरोवर सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उनके केसेस डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स डीआरटी में ही चलते हैं। भले ही इससे बैंकों को इससे सुविधा हुई और डीआरटी में अभी 75,000 से अधिक केस पेंडिंग पड़े हैं। 2002 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया जिसका नाम था सरफेसी एक्ट। अब बात करते हैं सरफेसी एक्ट। सरफेसी का पहले फॉर्म देखते हैं। सरफेसी में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। एक उदाहरण से इसको समझते हैं। मानिए गजोदर भैया ने 100 करोड़ की एक फैक्ट्री खोली। उसने सारे पैसे निम्न सोर्स से इकट्ठे किए। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी, आईपीओ और शेयर्स। खुद का पैसा 20 करोड़ रुपए था और आईपीओ, पब्लिक आईपीओ से 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। दूसरा डेब्ट, लोन और बॉन्ड से बिजनेस लोन्स फ्रॉम बैंक 40 करोड़ थे और बॉन्ड से 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। कुल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी की। शुरुआत में गजोदर भैया की कंपनी अच्छे से चली, मगर गजोदर ने जहाँ से एमबीए किया था वहाँ के सारे क्लासेस, बुक्स वह भूल गया और उसकी कंपनी डूबने लगी और लॉस होने लगा। अब वह बैंक की ईएमआई भरने में असमर्थ होने लगा। बैंकों ने उसको नोटिस भेजा, फिर भी गजोदर ईएमआई भरने में असमर्थ था। एसबीआई ने 40 करोड़ रुपए को एनपीए घोषित कर दिया। जब एक बार लोन एनपीए घोषित कर दिया जाता है तो बैंक सरफेसी एक्ट के अंतर्गत लोन रिकवर करने के लिए एक्शन ले सकती है। बैंक के पास सरफेसी एक्ट के चलते निम्न पावर्स है। नंबर 1, गजोधर के असेट्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, फिक्स्ड और मूविंग को बैंक बिना कोर्ट के ऑर्डर के बिना जब्त कर सकती है। नंबर 2, उसके असेट्स को ऑक्शन और सेल कर सकती है। नंबर 3, यदि गजोधर ने किसी तीसरे को अपना असेट पहले से बेच दिया है तो बैंक तीसरे इंसान से भी सारे असेट्स ले सकती है। और नंबर 4, यदि तीसरे
खरीदार के पास गजोदर के पैसे हैं तो बैंक्स उसे भी ले सकती है। सरफेसी के अंतर्गत 10 लाख तक के लोन का मामला ही आ सकता है। सरफेसी केवल उन परिसंपत्तियों पर लागू होता है जो ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी और सुरक्षित हों। यदि गजोदर भैया ने बैंक से बिजनेस लोन लिया तो बैंक उसे अपने कारखाने, मशीनी वाहनों, भूमि आदि को बंधक मोर्गेज के रूप में रखने के लिए कहता है। इसलिए बैंक सरफेसी के नाम पर गजोदर के निजी घर, फर्नीचर, महंगी कलाई घड़ी या उसके बेटे की साइकिल नहीं ले जा सकता। एग्रीकल्चर लैंड की को भी सरफेसी एक्ट में शामिल नहीं किया गया है।